वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास में हम अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और हमने इससे पहले दो मेथड्स सीखे। उसके अलावा उन दोनों मेथड्स के लिए मैंने आपको वर्कशीट्स भी प्रोवाइड किए ताकि आप लोग उसमें उन मेथड्स की सही तरह प्रैक्टिस कर सकें। आज हम अपने तीसरे मेथड की तरफ बढ़ने लगे हैं। सो लेट्स बिगिन क्विकली। तो जो पहला मेथड हमने सीखा, we are talking about algebraic factorization। हमने इसमें चार बेसिक मेथड्स की बात की थी। दो मेथड्स हमने सीखे। पहला मेथड था उसे कॉमन फैक्टर्स कह लें, टेकिंग कॉमन कह लें, व्हाट्सोएवर। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मेथड, जिसको मैंने कहा था हम शॉर्ट फॉर्म में CF कहा करेंगे। कॉमन फैक्टर्स मेथड, ये भी मैंने बताया था कि ये वाहिद फैक्टराइजेशन का तरीका है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का सिर्फ एक ही मेथड है, लेकिन बाकी क्या है फिर? क्या वो अलग मेथड है? बिल्कुल नहीं, वो अलग मेथड नहीं, वो यही मेथड है। लेकिन जब ये मेथड काम नहीं करता तो फिर हम सवाल को मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, अपने प्रोसेस को ग्रेजुअली लेकर चलते हैं, तो फिर वो फैक्टराइजेशन हो जाती है। तो दूसरा मेथड जो था वो हमने बताया था, उसमें पहले ग्रुपिंग की जाती है। लेकिन याद रखिए, ग्रुपिंग करने से टर्म्स को ग्रुप किया जाता है, ग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, लेकिन ग्रुपिंग करने से फैक्टर्स नहीं बनते। फैक्टर्स तभी बनेंगे जब हम उस पर कॉमन फैक्टर्स का मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा कॉमन फैक्टर्स। टर्म्स की ग्रुपिंग की जाती है, टर्म्स ही रहती है, एक्सप्रेशन ही रहती है, लेकिन जब वो ग्रुप बन जाते हैं फिर हम ग्रुप के ऊपर कॉमन फैक्टर्स मेथड अप्लाई करते हैं, तब फैक्टराइजेशन होती है। नाउ एक स्टेयर और ऊपर चढ़ जाते हैं। जब ग्रुपिंग भी पॉसिबल नहीं होती तो फिर हमारे पास तीसरा मेथड आता है, दैट इज द मिडिल टर्म पार्ट्स। ठीक है, मिडिल टर्म पार्ट्स कह लें। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। मिडिल टर्म कौन सी होती है? टर्म तो है मिडिल टर्म, और फिर उसके पार्ट्स कैसे बनेंगे, दिस इज द बिग क्वेश्चन। लेकिन ये प्रोसेस हमें सीखना है, लेकिन इसके आगे के जो दो प्रोसेस हैं वो यही हैं। क्या है कि आप इसके बाद ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसके बाद में कॉमन फैक्टर्स लेंगे। फैक्टराइजेशन तभी मुकम्मल होगी जब आप कॉमन फैक्टर्स लेंगे। सो ये बेसिकली तीन मेथड है अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन के। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं मिडिल टर्म पार्ट्स की। सिर्फ हमें ये चीज़ सीखनी है, ग्रुपिंग करनी हमें आती है, कॉमन फैक्टर्स निकालना हमें आता है, मिडिल टर्म पार्ट्स कैसे बनाए जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर फोकस्ड नाउ। ये हमारा फोकस्ड है इस वक्त, मिडिल टर्म पार्ट्स के मिडिल टर्म पार्ट्स बनेंगे कैसे। जब हम मिडिल टर्म पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो पहला सवाल तो ये होगा कि एक टर्म है, जो मुझे इससे मतलब समझ में आ रहा है, वो एक टर्म है और उस टर्म को हमें ब्रेक करना है पार्ट्स में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आने चाहिए आपके दिमाग में। पहली बात, विच टर्म, अब मिडिल के लफ्ज से आपको क्या समझ में आएगा? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म?
विच टर्म, कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं? मिडल टर्म। मिडल तो वो जो 2 के दरमियान में हो, खैर ये 5 के दरमियान में हो। दूसरे नंबर पे सवाल आएगा हाउ मेनी पार्ट्स। आप पार्ट्स की बात कर रहे हैं, कितने पार्ट्स बनाने जा रहे हैं? अगर ये काम हम कर लेते हैं, 2 मेन क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म, विच टर्म। टर्म को पहले आइडेंटिफाई तो करें। जब एक्सप्रेशन दी जाएगी तो उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी। अगर एक टर्म होगी तो उसे फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें मालूम है कि एक टर्म का मतलब है वो फैक्टराइज्ड है ऑलरेडी, उसमें फैक्टर्स मौजूद हैं, इसलिए एक से ज़्यादा टर्म होंगी। एक से ज़्यादा टर्म होगी तो फिर कौन सी टर्म होगी जिसको कि हम इस तरीके से फैक्टराइज करना चाहेंगे। ओके और फिर इसके बाद में दूसरा सवाल उठता है कि जब पार्ट्स बनाने की बात हो रही है, मिडिल टर्म को ब्रेक करने की बात हो रही है, तो कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, कितने पार्ट्स उसके बनेंगे। सो दीज आर द 2 मेजर क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर टुडे, और इनको हमें सीखना है। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं और आप इनके आंसर ढूंढ लेते हैं तो फिर आपके लिए मिडिल टर्म पार्ट्स का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मिडिल टर्म पार्ट्स आ जाएगा, वो आपको सीखना पड़ेगा कि उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, और टीचर्स मुख्तलिफ तरीके इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अपने अपने तरीके से उसे कराते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विच टर्म इज मिडिल टर्म। ठीक है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम ये मेथड मिडिल टर्म पार्ट्स अप्लाई कब करेंगे, किस तरह का सवाल होगा तो हम ये टर्म अप्लाई करने जाएंगे। तो हम बात करने लगे इसमें उसके आइडेंटिफिकेशन की, कि आप उसे पहचानेंगे कैसे। ठीक है, या आई डोंट रिमेंबर विच वर्ड आई यूज फॉर दिस। पहले मैंने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आइडेंटिफिकेशन, कि आप पहचानेंगे कैसे, रिकग्नाइज कैसे करेंगे कि ये सवाल मिडिल टर्म पार्ट्स का है। ठीक है, तो हम वो चीज़ें देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहली बात इसमें बहुत आसान, कि इसमें 3 टर्म्स होती हैं, नॉर्मली 3 टर्म्स होती हैं 99.9 क्वेश्चन में। जो 0.1% क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ वो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो 99.9% क्वेश्चन आपको जो मिडिल टर्म पार्ट से हल होंगे उसमें आपको 3 टर्म्स मिलेंगी ना। दूसरी चीज, ये या तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, सिंपली इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन मैं एक वर्ड लिख देना चाहता हूं ताकि ये एक्सप्लेनेशन को हम यहीं क्लोज कर दें। वो क्या है, या वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी। मैं इस वर्ड को बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डू आई मीन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। फॉर्म से क्या मुराद है, क्वाड्रेटिक खुद क्या चीज़ है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती होगी या वो होगी खुद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये और 3 ही टर्म्स होने चाहिए। तो इस सूरत में ये 2 चीज़ें अगर आपको नज़र आ जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपको मिडिल टर्म पार्ट्स के बारे में, मिडिल टर्म पार्ट्स आप कर सकते हैं। नाउ हाउ इज़ दैट पॉसिबल, दैट्स व्हाट वी नीड टू सी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। मैं 2-3 सवाल लिख रहा हूँ, आपने पहचानना है कि कौन सा सवाल है जो मिडिल टर्म पार्ट से हल हो सकेगा। देखिए पहला सवाल है, नाउ
ये मैंने 3 सवाल लिखे यहाँ पे, पहचानना है क्या इनको हम मिडिल टर्म पार्ट से कर सकते हैं सॉल्व या नहीं कर सकते। क्या निशानियां बताई गई थी? नंबर 1 3 टर्म्स होने चाहिए, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए या क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्वाड्रेटिक है? जब मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो एक लफ्ज और निकलता है यहां पे, जिसे मैथ्स की जबान में कहते हैं डिग्री। क्या चीज होती है डिग्री? देन ये वर्ड्स हमें आने चाहिए। इन वर्ड्स को जाने बगैर भी हम मिडिल टर्म पार्ट्स के से फैक्टराइज करना सीख सकते हैं, लेकिन हमें बुनियादी चीज़ें आनी चाहिए। अगर इसके बगैर ही करना है तो वो आपको क्लास में ही करवा दिया जाता है, फिर आपको ये लेसन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लेसन को देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए ही नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने कुलीग्स के लिए भी इस मेथड को दिखा रहा हूँ ताकि मेरे टीचर्स भी सीख सकें। व्हाट इज़ डिग्री? डिग्री क्या चीज़ होती है? आई नीड टू रेस फ्रॉम हेयर, क्योंकि अब अपनी बात से हम जान चुके कि मिडिल टर्म पार्ट्स ही कर रहे हैं। डिग्री क्या चीज़ होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट, मैंने वर्ड एक्सपोनेंट यूज़ किया, बहुत मॉडरेट है, पावर नहीं कहा, ठीक है, इंडेक्स नहीं कहा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर है या इंडेक्स है। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपके पास है, जैसे ये आपके पास 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, इसके अंदर जो किसी भी टर्म की सबसे बड़ी पावर है वो डिग्री कहलाती है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ टर्म इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लिहाजा डिग्री का ताल्लुक किस चीज के साथ है? एक्सप्रेशन के साथ है। डिग्री का वर्ड किसके लिए यूज होता है? एक्सप्रेशन के लिए, कि हर एक्सप्रेशन, जैसे ये 3 एक्सप्रेशन है, इसकी भी एक डिग्री है, इसकी भी एक डिग्री है, इसकी भी एक डिग्री है। पहले डिग्री एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कि मैंने ABC लिखा हुआ है। अगर मैं ABC ना लिखता तो शायद आसानी हो जाती है। एनी हाउ, तो हम फिल वक्त इन सबको वेरिएबली काउंट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि किस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री क्या है। देखिए यहाँ पे इस पहली एक्सप्रेशन को देखें, इसमें एक टर्म है, इसमें एक्सपोनेंट्स क्या हैं? एक एक्सपोनेंट 1 है, x का एक्सपोनेंट 1 है, b का भी 1 है, x का भी 1 है, c का भी 1 है, यहाँ x का भी 1 है, हर टर्म में। तो इसके टोटल पावर कितनी बन रही है? 2, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब इस 2 में सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है? अब इसमें सबसे बड़ा तो कोई नहीं है, सबसे बड़ा 2 ही है, और इसमें सबसे छोटा भी 2 ही है। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? अब बिगेस्ट हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे सबके एक्सपोनेंट देखें। एक तो एक्सपोनेंट होता है जो लिखा हुआ नजर आता है, एक एक्सपोनेंट वो है जो आपको लिखा हुआ नजर नहीं आता, जैसे ना a का नजर आ रहा है ना x का। लेकिन एक टर्म का जो एक्सपोनेंट होता है उसके अंदर मौजूद तमाम वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स का सम होता है। तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? वो 2 है। दिस इज अ सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन, सेकंड डिग्री। नाउ लुक एट हियर, ये a की पावर 1, x की पावर 2, b1, c1, टोटल कितने बन गए? 3, इसका भी 3, इसका भी 3, तो तीनों बराबर हैं। हाईएस्ट क्या है? वो भी 3 है, लोएस्ट क्या है? वो भी 3 है। ओके, तो डिग्री क्या बनेगी इसकी? 3। सो नाउ लुक एट हियर,
इसमें क्या होगा, इसमें x की पावर 4 y की पावर 3 टोटल क्या हो गया 7, यहाँ 2 and 4 6, 3 and 2 5, हाईएस्ट पावर क्या है। अब इसमें इस टर्म की पावर 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 7, इसकी डिग्री क्या होगी 7। मैंने डिग्री का जवाब तो दे दिया, लेकिन डिग्री से अभी क्वाड्रेटिक की तरफ जाना है हमको। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है, तो याद रखें डिग्री क्या है, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है उसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर है किसी भी टर्म की वो डिग्री है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, आई नीड टू रेज दीज क्वेश्चंस, आई विल राइट अगेन। क्वाड्रेटिक आई कैन डू दिस, जब डिग्री किसी एक एक्सप्रेशन की 2 हो जाए, एक्सप्रेशन भी हो सकता है इक्वेशन भी हो सकता है, अगर वो 2 के बराबर हो जाए, 2 हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। 3 एग्जाम्पल सामने है, एक डिग्री 7 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है। हम इस सिचुएशन में कौन सी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन है। हालांकि इसमें एक्सपोनेंट 2 कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये वो एक्सप्रेशन है जिसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये क्यूबिकल है और ये यकीनन उससे भी बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए कोई वर्ड मेरे पास नहीं है। नाउ हमने जाना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। नाउ मैं अब इसको यहाँ से हटा के डायरेक्ट जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या, कैसी होती हैं, क्या होती हैं, तो हम देख चुके हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। नाउ तीन टर्म ही लिख रहा हूँ, इसलिए कि आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि जो मिडिल टर्म पार्ट से सवाल होगा उसमें 3 टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स हैं। अब हर टर्म की पावर देखिए, इसकी पावर क्या है 2, 5 की पावर, कांस्टेंट की पावर्स को हम नहीं काउंट करते, तो आप कांस्टेंट की पावर कुछ होती भी है वेरिएबल्स की, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन क्या देख रहे हैं हम, हर टर्म का एक्सपोनेंट 2 है। ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म का मतलब इनका बेस और एक्सपोनेंट सेम है, तो ये तो सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो ये 3 टर्म नहीं रहेंगी। ये क्या बन जाएगा 5 - 2 3, 3 + 3 6, तो एक्चुअली ये सिंप्लीफाई होकर एक टर्म में आ जाएगी। तो ये तो 3 टर्म्स अलग अलग नहीं है, अनसिंप्लीफाइड है। जब सिंप्लीफाई होगा तो एक ही टर्म बन जाएगी। तो हमें ऐसी एक एक्सप्रेशन चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो, लेकिन वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, उसको सिंप्लीफाई करके टर्म्स कम ना हो। ओके, सो लेट्स टेक another example. बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। कितनी टर्म्स हैं? 3 हैं। 1 2 3। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है? यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है 6। या जब वेरिएबल नहीं होता है तो पावर क्या हो जाती है 0। ये है x², इसकी पावर क्या है 2। हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
इसका मतलब हम इस पर मिडिल टर्म पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहली बात हमने क्या की थी, पहचानिए कि कौन सी एक्सप्रेशन है। मिडिल टर्म पार्ट्स की बात हो रही है, टर्म्स क्या होती हैं, मिडिल टर्म क्या होगी वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। मिडिल टर्म क्या है उस पर बात करेंगे। मिडिल टर्म क्या है और उसको ब्रेक करना है तो कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है ये भी हमें सीखना है, उसके ऊपर हम अभी जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम किस चीज़ पे चले गए, हम चले गए कि भाई ये जो मिडिल टर्म पार्ट्स का मेथड है इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे। तो मैंने बताया वो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो कन्वर्ट हो सकता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और 3 टर्म्स होनी चाहिए। 3 टर्म आ गई हैं और ये क्वाड्रेटिक है, लिहाजा इस पर हमें मिडिल टर्म पार्ट अप्लाई करने चाहिए। ओके, तो जो कंडीशंस थी वो वेरीफाई हो चुकी हैं। पहचान क्या बताई थी, 3 टर्म होने चाहिए। ये कंडीशंस कह लीजिए। आई थिंक कि मैंने इससे पहले लव्स कंडीशन इस्तेमाल किया था कि फैक्ट मिडिल टर्म पार्ट को अप्लाई करने की कंडीशन क्या है। देखिए 3 टर्म है, मिडिल टर्म कौन सी है। सबसे पहली बात, विच वन इज द मिडिल टर्म। तो ये मेरा पहला सवाल था, विच टर्म। अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। उससे पहले हमने ये देख लिया है कि ये 3 टर्म्स हैं और ये क्वाड्रेटिक है, लिहाजा इसमें मिडिल टर्म पार्ट्स अप्लाई हो सकता है। अगर हो सकता है तो सवाल होगा विच वन इज द मिडिल टर्म। अब बताइए कितनी टर्म्स हैं यहाँ, 3 टर्म, 1 2 3। मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल का मतलब दरमियान में, तो यहाँ तो मुझे दरमियान में ये टर्म नजर आ रही है। इज इट, क्या ये है मिडिल टर्म? माय क्वेश्चन, क्या ये मिडिल टर्म है? ये मिडिल में लिखी हुई है लेकिन ये मिडिल टर्म नहीं है। जब तक हम मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम मिडिल टर्म के पार्ट्स कैसे बनाएंगे। फिर दूसरा सवाल तो बाद में आएगा, हाउ मेनी पार्ट्स, वो तो बाद की बात है। सो नाउ सबसे पहली मिडिल टर्म ये नहीं है, फिर कौन सी है? तो ये तो फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, मिडिल पे तो ये आ रही है, लेकिन ये मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल टर्म का पता कैसे चलेगा कौन सी टर्म मिडिल टर्म है? इट्स अ बिग क्वेश्चन। लेट्स सी दिस। देखिए, टू आइडेंटिफाई मिडिल टर्म, सबसे पहली बात, एक्सप्रेशन मस्ट बी इन ऑर्डर। और मैं ऑर्डर का भी एक नाम लिख दे रहा हूं, मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक एक टर्म को बताना बहुत मुश्किल होगा। डिसेंड करने का मतलब है नीचे उतरना। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स, मैं मजीद लिख देता हूं, एक्सपोनेंट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये इस तरह नहीं लिखते हैं, ये मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर हमेशा एक्सपोनेंट्स के लिए बनाया जाता है। टर्म्स को हम ऑर्डर में लिखते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मेरे हिसाब से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। जब हम जरा मेथड को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो असेंडिंग में भी हो सकता है, लेकिन फिल वक्त आप ये आदत डालने की आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, नीचे उतरने का मतलब सबसे बड़ी पहली पावर सबसे हाईएस्ट होगी, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे। हमने इन टर्म्स के एक्सपोनेंट्स देखे हैं। सबसे बड़ी पावर किसकी है? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर की, लिहाजा ये पहले आएगा। उसके बाद सबसे बड़ी पावर किसकी है? एक्स की, 1, पॉजिटिव 5x। फिर सबसे आखिर में जो सबसे कम एक्सपोनेंट की पावर है, दैट इज कांस्टेंट,
6, ये ऑर्डर आ गया। और ये कौन सा ऑर्डर है? दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस algebraic एक्सप्रेशन। ना जब ये ऑर्डर में आ गया है तो अब आप ढूंढिए मिडिल टर्म क्या होगी। है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद फिर आप देखेंगे मिडिल टर्म क्या है। उससे पहले आप टर्म को लोकेट नहीं कर सकते। नाउ ये पहले तो इसमें मिडिल टर्म 6 नजर आई थी, लेकिन हमने कहा इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा और ये मिडिल टर्म ऐसे नहीं लोकेट होती, पहले ऑर्डर में लाना है। हमने ऑर्डर में लिखा। अब कौन सी टर्म मिडिल में आ रही है? वो है positive 5x. This is the middle term. मिडिल टर्म कब आएगी? पहले ऑर्डर आएगा। पहले हमने इसके ऑर्डर में लिखा, फिर मिडिल टर्म होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी पार्ट्स। ओके, सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक ओवर हियर। अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर हम बात करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। हमने अभी आंसर किया कि विच टर्म कौन सी होती है, तो वो ये मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म कब आती है? जब हम ऑर्डर में लिख देते हैं एक्सप्रेशन को, तो मिडिल टर्म आती है। अब हमें देखना है कि इसके पार्ट्स कितने बनाने, पार्ट्स कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ढूंढेंगे कि कितने बनेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।